गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। जहाँ कल थे वहीं आज भी हैं। कोई खास ऊपर या नीचे जाने के मूड में है नहीं बाजार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, पक्का होंगे, ढेर सारे होंगे। एक्शन दोनों तरफ रहेगा और वही एक्शन आपको पकड़ना है। तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। एक और सुस्ती भरे सेशन के लिए हो जाइए तैयार, जहां इंडेक्स में दिखेगा रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन स्टॉक्स में और सेक्टर्स में आएगा भरपूर एक्शन। तो आज मौके और किस तरह से बनाएं आप अपना पोर्टफोलियो, चाहे वो हो ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टमेंट का। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक बार फिर से थोड़े कंसोलिडेशन के संकेत आ रहे हैं सर, पर रोज हम देख रहे हैं स्टॉक्स में तो भरपूर एक्शन है। तो आज के एक्शन को समझाएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीप, ट्रिगर सुस्ती भरे ज़्यादा है, चाहे वो दुनिया भर के बाजारों से ले चाहे हम अपने ले। डाउ 30 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ है, उम्मीद के मुताबिक रहा है वहाँ का प्रदर्शन। नेस्डेक 40 अंक चढ़कर बंद हुआ है, तो थोड़े दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखे, लेकिन रेंज दोनों की बड़ी छोटी रही है ट्रेड करने के लिहाज से। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को सेबी से हरी झंडी मिल चुकी है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी अब आने को तैयार है। तो ये दो आईपीओ सेबी की हरी झंडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर अब आईपीओ मार्केट में एक्शन बढ़ने की पूरी तैयारी है। और वैसे भी सोमवार से श्याम स्टील का आईपीओ भी खुलने जा रहा है। पेट्रोनेट, एलएनजी और ईआई ने नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। साथ ही एमएफएसएल के भी कल नतीजे आए। आज गेल और दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने के भी रिजल्ट्स होंगे। के लेवल एकदम कंफर्टेबल है सिचुएशन। 1 लाख से नीचे के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं लगातार दूसरे दिन, तो राहत की बात वहां से आती दिख रही है दीप। बिल्कुल सर, तो लगातार 2 दिनों से कोरोना के मामले तो 1 लाख से कम है। नतीजों पर भी फोकस है सर, पर ये थोड़ा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती दिख रही है इस हफ्ते। अब तक कल हमने भारतीय बाजार में भी इंडेक्स पर थोड़ा एक्शन देखा, बट उसके बाद सुस्ती लौटती हुई दिखी। कैसे समझे सर इस कंसोलिडेशन को, और स्पेशली जो बैंक निफ्टी में थोड़ा हम एक्शन देख रहे हैं वो समझाएं सर, क्योंकि निफ्टी तो फिर भी नए रिकॉर्ड्स छू रहा है और अच्छी मूव आ जाती है। बैंक निफ्टी 3-4 दिनों से थोड़ा कंजेशन दिखा रहा है, क्या संकेत दे रहा है सर ये? तो दो चीज़ें, एक तो सुस्ती और दूसरा बैंक निफ्टी की कमजोरी। तो पहले मैं सुस्ती के वाले माहौल पर बात करता हूँ दीपा। और सुस्ती सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे अपनी है, ऐसा थोड़ी कि आप और हम ही मतलब जोर नहीं लगा रहे हैं और इसलिए बाजार ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। दुनिया भर में देखिए हर एक मार्केट में सुस्ती का माहौल है। आप देखिए अमेरिकी बाजार बहुत ही सीमित में 25-50 पॉइंट ऊपर होते हैं। कुछ 2 हफ्तों पहले का याद करिए, 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे डाउ फ्यूचर्स दिखते थे, फिर 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे डाउ बंद होता था, और उसके बाद नेक्स्ट डे फ्यूचर्स कुछ और ही अलग दिखाते थे। दिन भर में बड़ा एक्शन होता था। तो ये बाजार की टेंडेंसी है, बाजार का तरीका है कि कुछ समय तक हम बड़े वॉलेटाइल रहते हैं, बहुत उतार चढ़ाव, फिर उससे थक कर थोड़ा सा सोचते हैं बाजार की थोड़ी सांस ली जाए, आराम किया जाए, इतना उतार चढ़ाव, इतनी वॉलेटिलिटी ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ समय तक बड़े वो सुस्ती वाले मोड में चले जाते हैं कि ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इंतज़ार करना है, आराम करना है। थोड़े दिनों बाद पक्के तौर पर बाजार इससे भी बोर हो जाएंगे और वापस से आपको वॉलेटिलिटी का एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये टेंडेंसी है पहले बड़े उतार चढ़ाव देखने की, बड़ी सुस्ती की, और उसके बाद वापस से एक्शन की। तो टर्न बाय टर्न ये चलता रहेगा। और अच्छी बात यह कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इंडेक्स रेंज बाउंड है, इंडेक्स लगभग पूरी दुनिया में रेंज बाउंड है। आप खुद देखिए, हमारे से ज़्यादा वॉलेटाइल है हांगकांग, वहाँ पर भी इतनी सुस्ती है। अमेरिका में डाउ वगैरह, नेस्डेक तो इतना वॉलेटाइल है ही, डाउ फिर भी एक बार आप छोड़ दे दीप, तो वहाँ पर सुस्ती है। तो मेरे ख्याल से बाजार अगले ट्रिगर का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अब आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो इस हफ्ते जो फेड के और ये जो डेटा वगैरह आने वाले हैं उसको देखकर अगर बाजार उससे मूड बनाकर एक ऊपर या नीचे का अपना डायरेक्शन तय करे, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से मिले, क्योंकि हमारे लिए अपने लोकल ट्रिगर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। कोरोना के अच्छे आंकड़े हम लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा चुके हैं, इस प्राइस में है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोरोना का डर बाजार से पूरी तरह से लगभग निकल चुका है। और जब पीक पर था तब से ही बाजार ने यह मन बना लिया कि ये ठीक हो जाएगा, और उस लिहाज से तेज़ी बनती हुई दिखी है। दूसरा हमारा लोकल ट्रिगर होता है फंड एक्शन का, वो सुस्ती भरा है, तो वहाँ से अब आपको कोई नया एक्शन नहीं मिल रहा। तीसरा अपना ट्रिगर होता है हमारा अपना, वो होता है आपके लिए कंपनी के नतीजों का। रिजल्ट सीजन भी ब्रॉडली खत्म होने आया, अब इक्का दुक्का छोटे मोटे रिजल्ट्स रह गए, बड़े रिजल्ट्स निकल गए जो बाजार को मूव कर सके, ऐसे कोई रिजल्ट है नहीं। तो अपने हमारे पास अब लोकल ट्रिगर्स बचे नहीं है दीप, और इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें ग्लोबल मार्केट्स पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती है
जो कि दिख रही है, तो आपको हमें हमारे बाज़ारों को सुस्त रहना पड़ेगा। ये एकदम साफ साफ क्लियर कट संकेत है। तो मुझे लगता है हम ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, वही होता दिख रहा है। और ये सुस्ती न सिर्फ इंडेक्स में हो रही है, मेटल्स में भी आप देखिए फिर से सुस्ती होती दिख रही है। हाँ, अगर हमें ग्लोबल ट्रिगर्स लेने हैं तो ग्लोबल ट्रिगर्स में दीप दो ही ट्रिगर्स ऐसे हैं जो आगे आपको ध्यान में रखने हैं इस हफ्ते के बचे हुए दिनों के लिए और अगले हफ्ते के लिए। दो ट्रिगर्स है, पहला जिसका जिक्र हम कर चुके हैं अमेरिकी बाजार, दूसरा मेटल्स का मूवमेंट, स्पेशली स्टील का। चाइना की तरफ से या बाकी कमोडिटी मार्केट में मेटल्स पर क्या एक्शन होता है, ये बाज़ार का मूड माहौल तय करेगा। बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं चाहिए, ये पूरी जो तेज़ी बनी है जिसकी वजह से हम आज 15,700-800 पर हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पूरे लाइफ टाइम हाइपर ट्रेड करें, इसमें दो चीज़ों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। एक, कोरोना के घटते हुए आंकड़ों का अंदाज़ा लगाना बाजार का, दूसरा कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल जो बड़ी तेज़ी बनी है। तो अल्टीमेटली दो रीजन से अगर तेज़ी होनी है तो पहला रीजन हम डिस्काउंट कर चुके हैं। कमोडिटीज़ में बिकवाली या ख़रीदारी जो भी जब भी होती दिखेगी वो बाजार का डायरेक्शन तय करेगी। तो मुझे लगता है कि अगला डायरेक्शन आपको ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका से और कमोडिटी बाजार से आता दिखेगा, उसका इंतजार करना चाहिए। उसके बाद बाजार फिर से कंसोलिडेट करने के बाद सीमित दायरे में कारोबार बिताने के बाद एक नई रेंज की तरफ बढ़ेंगे। जी दीप। ओके, तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट में सुस्ती है, उसके बाद देखते हैं ये कंसोलिडेशन का दौर निकल जाए, उसके बाद एक्शन आपको बढ़िया बनते हुए दिखेगा। पर सर हम देख रहे हैं कि लगातार ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप में तो ज़बरदस्त एक्शन है। भारतीय बाजार में भी और यूएस बाजारों में भी यही एक्शन देख रहे हैं। और कुछ मिड कैप्स जो आपने भी आइडेंटिफाई करे हैं उसके बारे में खबरें भी आ रही हैं। तो एक शेयर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, फाइनली कल शाम को फंड रेज की खबरें सामने आती हुई दिखी सर, और कुछ दिन पहले आपने इसकी बात भी करी थी। वहां से हमने देखा कि स्टॉक में भी 30-35% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। कैसे देखें ये रेलिगेयर की फंड रेजिंग की खबर को सर? हाँ, रेलीगेयर पर भी मैं बात करता हूँ। आपका बैंक निफ्टी वाले सवाल का जवाब रह गया था, लेकिन चूंकि पहले एक बार मैं रेलीगेयर पर बात कर लेता हूँ। दीप देखिए, सिंपल सी बात है, फंड रेजिंग ही इस कंपनी के लिए सॉल्यूशन है। जितना ज़्यादा और जितना जल्दी और जितना मजबूत इन्वेस्टर से पैसा आएगा उतनी इस कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। देखिए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बे कैपिटल वगैरह ये इस स्टॉक में स्टेक, इस कंपनी में ऑलरेडी स्टेक खरीद चुके हैं। डाबर के प्रमोटर मोहित बर्मन साहब का पर्सनल कैपेसिटी में काफ़ी इंटरेस्ट है और कल भी जो लिस्ट आई है, जो 570-75 करोड़ जो भी इन्होंने अलॉट किया, 570 करोड़ के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उनमें उनका नाम सबसे प्रोमिनेंटली है। इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग और नामी गिरामी इन्वेस्टर्स हैं। सो बेसिकली इस कंपनी को आपको ऐसे समझना चाहिए, तीन कारोबार है। एक कारोबार पुराना जो ब्रोकिंग का है, जो ठीक ठाक सा प्रदर्शन कर रहा है, मूड माहौल के हिसाब से ठीक है, न बड़ा पैसा कमा रहा है न नुकसान हो रहा है, वो न्यूट्रल सा कारोबार है। दूसरा कारोबार है इंश्योरेंस का। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी में जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें वैल्यू अनलॉकिंग की बात करते हैं। उसमें लोग अलग अलग अंदाजा लगाते हैं, कोई कहता है 10,000 करोड़ की वैल्यू है, कोई कहता है कि 12-13,000 करोड़ की, कोई 15,000 करोड़ तक का आंकड़ा लगाता है। ये इंश्योरेंस कारोबार पिछले 1-1.5-2 साल पहले 2-2.5 करोड़ के आसपास वैल्यू किया जा रहा है, अब 10,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूशन है। रेलीगर का खुद का मार्केट कैप मेरे ख्याल से 4-4.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए इस रिसेंट रनअप के बाद में। पहले 3-3.5 करोड़ के आसपास था, एग्जैक्टली अभी कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन 4.5-5 करोड़ से ऊपर का नहीं होगा। सिर्फ आपका इंश्योरेंस बिजनेस का वैल्यूशन 10,000 करोड़ है और जिसमें रेलीगर के पास 60 या 70% स्टेक है, तो आपके पास 6-7 करोड़ का तो इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रेलीगर अकेली शायद एक इंश्योरेंस कंपनी जिसमें कोई विदेशी पार्टनर अभी तक है नहीं, तो वो पार्टनर लाने के लिए इनके पास एकदम परफेक्ट जगह है। लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा, उसकी वजह है इनका तीसरा बिजनेस जो कि एनबीएफसी का है। एनबीएफसी बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर अब भी दिक्कतों से बाहर आना बाकी। तो जिस समय आपको एनबीएफसी बिजनेस ठीक होता हुआ दिखेगा या वहाँ पर फंड रेजिंग होकर पूरा बिजनेस क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें बड़ी वैल्यू बनते हुए देखेंगे। अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस स्टॉक, और तब ऐसे में अगर ये कंपनी टर्न अराउंड होती है तो आराम से ये स्टॉक 200-250 रुपये होने की भी ताकत रखता है। जहाँ तक आज का सवाल है दीप, इसलिए हमने कल भी कहा था कि 150 रुपये के आसपास, 152 रुपये के आसपास आप प्रॉफिट अब बुक कर लीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी निचले स्थानों पर 120, 22, 25 के आसपास खरीदने की राय दी थी। 105 रुपये के आसपास का अलॉटमेंट हुआ है, तो नेचुरली थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन अगर एक साइजेबल करेक्शन आपको मिले, क्योंकि अलॉटमेंट प्राइस नीचे है, तो ये वापस से आपको खरीदारी करने का मौका देगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, गिरावट में फिर से एक बार खरीदारी करने का मौका देखें। एक ही चीज़ है, जिस दिन आपको एनबीएफसी बिजनेस क्लियर होता हुआ दिखेगा, क्लीन होता हुआ दिखेगा और वहाँ पर तकलीफें खत्म होती हुई दिखेगी, ये स्टॉक आपको
आराम से यहाँ से बाद में आगे चलते हुए दुगुना हो जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन इफ़ और बट ये एक ज़रूर है इसमें जिस पर हमको ध्यान रखना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो रैली गेयर पर नज़र रखेंगे और स्टॉक की चाल पर भी नज़र रखेंगे। आगे के प्लान्स के लिए आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो ऑलरेडी इन्होंने फंड रेजिंग तो बता दी है, बट किस तरह से इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, इसके लिए हम मैनेजमेंट से आज बात करेंगे दोपहर 12 बजे। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। डॉक्टर रश्मि सलूजा, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रैली गेयर एंटरप्राइजेस, हमारे साथ जुड़ेंगी। सर, बैंक निफ्टी की आप बात बता रहे थे, ये जो कंजेशन जोन में अटका हुआ है बैंक निफ्टी, यहाँ से क्या समझना चाहिए? इसमें कोई डाउट नहीं दीप कि बैंक निफ्टी जितना मजबूत नहीं है, और ये साफ नज़र भी आता है। पॉइंट यही है कि जब भी बाजार में कमज़ोरी होने के संकेत, तो पहले बैंक निफ्टी उसकी संकेत देने की कोशिश करता है, और पिछले 4-5 दिनों से बैंक निफ्टी ऊपर जाने से इनकार कर रहा है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा मूड नहीं है कि 36,000 की तरफ से तेज़ी से भागूं, निकलूं, पार करूं, टिकूं, वैसा दिखा नहीं रहा। उल्टा धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मेरा ये समझना है कि 34,900 बैंक निफ्टी के लिए बेहद मेक और ब्रेक अहम लेवल है। बार बार हम पिछले 2 हफ्तों से 34,900 के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, देखिए दीप, ये 500 पॉइंट के ब्लॉक में चलता है, ठीक है। तो अभी जो इसका 500 पॉइंट का ऊपर का ब्लॉक है, वो ब्लॉक है 35,300 से 35,800, और अगर 34,900 हम तोड़ते हैं तो आपके लिए नीचे का ब्लॉक बनेगा 34,400, 34,900 सपोर्ट रेंज ब्लॉक बनेगा, 35,300, 35,800 रुकावट वाला रेंज का ब्लॉक बनेगा। और जब तक इसके बीच में आप वेट एंड वॉच वाले मूड में रहें, तो अगर 34,900 के नीचे जाता है तो ही आपको चिंता करनी है, और 34,500 के 34,400 के नीचे तो बैंक निफ्टी पक्का शॉर्ट हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और वो एक बार जो 35,800 का हाई बनाया हमने, फिर उसे पार करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो एकदम आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी पर, आपका स्टॉप लॉस 34,900 है। पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका 34,400 है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, बाकी ठीक है। अगर आप शॉर्ट साइड पर हैं तो आपको 35,800 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी में और फायरवर्क्स दिखेंगे, वो 35,300 से 35,800 की रेंज ऊपर की है। अनडाउटेडली थोड़ा कमज़ोर है बैंक निफ्टी, और जो बीच में एक बार ताकत दिखाई, ऐसा लगा जो लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के लिए बैंक निफ्टी ने जोर लगाया, उसका फ़ायदा मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में अब हो ऐसा गया दीप कि 2, ढाई, 3 दिन से ज़्यादा तेज़ी भी टिकती नहीं है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मजबूती की तरफ कम बढ़ा है, वक्त कम बिताता है, और तेज़ी की तरफ ज़्यादा। वैसे कल जहाँ बंद हुआ है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 34,900 से 35,100 के बीच में। देखते हैं, अगर यहाँ रुक जाता है तो ठीक, और अगर यहाँ से नहीं रुका तो फिर बैंक निफ्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो आज बैंक निफ्टी के लिए आज और कल मेक और ब्रेक का दिन होगा, 34,900, 35,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज। जी दीप। बिल्कुल, तो कल तो बाजार ने अच्छी तरह से सपोर्ट को डिफेंड कर लिया था। देखते हैं ये बैंक निफ्टी अपनी रेंज से बाहर निकल पाता है कि नहीं, जिस तरह से एक्शन हो रहा है। मिड वीक एक्शन है, कल वीकली एक्सपायरी होगी, पर उससे पहले आज किन संकेतों पर नजर रखनी है, ये बताएं सर। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, न तेजी के हैं तो न मंदी के, और हमारे अपने संकेत दीप एफआईज के पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे हैं, डीआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। तो 5-6 में से 3 संकेत पॉजिटिव हैं, 2 न्यूट्रल और 1 नेगेटिव आज के लिए। निफ्टी की रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ, कल 10 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, तो वो सेम सपोर्ट लेवल है, एक भी इधर उधर नहीं है कुछ भी। 15,675, 15,700 सपोर्ट जोन, इसके नीचे 15,575, 15,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर की रेंज में हल्का सा बदलाव है, नहीं वो भी नहीं है, सेम ही है, 15,775, 15,825, ये कल भी थी आज भी है। 15,875, 15,900 प्रॉफिट बुकिंग जोन, कल भी था आज भी है। तो दोनों रेंज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट होकर आया है, 34,700, 34,900 डेज सपोर्ट जोन मानकर चलें, इसके नीचे 34,400, 34,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर की तरफ 35,325, 35,450 हल्की रुकावट का लेवल, इसको पार किया तो 35,525, 35,650 ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जोन या शॉर्ट जोन आप एक तरह से मानकर चल सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े जोन हो गए। दीप।
ओके, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। दिन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट रेंज है सर? निफ्टी में आप 15,675, 15,775 कल की रेंज मानकर चलें। पहले ये रेंज है, ये इसकी रेंज के किसी एक और बाहर निकलेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ होना है। 15,625, 15,825 मीडियम रेंज है, और 15,575, 15,875। अरे वाह, आज लेवल्स बढ़िया निकल कर आए। 675, 775, 625, 825, 575, 875। याद रखना आसान रहेगा आपके लिए। ये हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 34,900, 35,350 दिन की छोटी रेंज, 34,700, 35,450 दिन की मीडियम रेंज, 34,525 और 35,525 दिन की बड़ी रेंज लेकर चलें। ये आपके लिए बैंक निफ्टी की तीनों रेंज आपके सामने। इंडेक्स लॉन्ग एफआईज की अनचेंज है 84% के आसपास। पुट कॉल रेशियो 1.30 घटकर आया है 11 बेसिस पॉइंट। थोड़ी सी सुस्ती या कमजोरी होती है तो पुट कॉल रेशियो में हल्की गिरावट हो जाती है, जो कि अच्छी बात ही है एक तरह से। विक्स फिर से 2% घटा है, जो आपको कंफर्टेबल संकेत दे रहा है। कोई दिक्कत की, कोई चिंता की बात है नहीं। ये आपके लिए सारे लेवल्स और आज की रेंज होगी डीप। ओके, तो ये तो है आज के लेवल्स, आज की रेंज, और साथ ही पीसीआर और विक्स, साथ ही एफआईएस की पोजीशन से क्या समझना है। अच्छा सर, इन सब में फिर अब बताएं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए आज? आपका स्टॉप लॉस कल वाला ही होगा। थोड़ा सा मैंने नीचे किया है बैंक निफ्टी पे इंट्राडे। कल मैंने 15,675 दिया था, वैसे 15,675 के आसपास ही होता है। 20-25 पॉइंट की रिस्क, इसलिए थोड़ी सी नीचे ही कर ली कि कहीं टच एंड गो ना हो जाए। तो 15,650 इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉप लॉस सेम है 15,575। जब तक 15,575 के नीचे बंद नहीं होता निफ्टी, तब तक आपको सोचना भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं लाना, दिल में ख्याल भी मत लाइए और ऐसी भावना करिए भी मत कि आप कमज़ोर हैं। 15,575 के नीचे पहला संकेत होगा बंद होने का, तो आपको लगेगा कि भाई अब मुझे सावधान होना है। बहुत क्लियर कट है। उसके नीचे आपको उसके ऊपर जब तक आप हैं सोचिए मत। तो आपके पास क्वेश्चन कितना हो गया? 150, लगभग 150 पौने 200 पॉइंट का क्वेश्चन है, 1% के आसपास का निफ्टी में। तो इसलिए बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। 15,575 के नीचे ही आपको सावधान होना है। तब तक आप एकदम 100% तेज़ी के मोड में। अब आप ये कहेंगे कि 150-200 पॉइंट तो मैं झेल नहीं सकता निफ्टी में, तो फिर समस्या है आपकी। तो वो फिर आपको सोचना होगा कि फिर आप बाज़ार में ट्रेड कैसे कर रहे हैं। अगर आप 1% का स्टॉप लॉस भी नहीं झेल सकते हैं तो वो सोचने वाली बात है। लेकिन 15,575 के ऊपर जब तक है तब तक ट्रेंड एकदम परफेक्ट स्ट्रॉन्ग मजबूती वाला है। चाहे आप थोड़ा बहुत नीचे हो जाएं, बंद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी 34,900, 34,900 के नीचे जाने पर या इंट्राडे में चाहे क्लोजिंग पे, ये आपका एक तरह से स्टॉप लॉस है। और उसके नीचे आपको थोड़ी कमजोरी का संकेत पहला मिलेगा। और 34,400 के नीचे तो फिर इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। फिर 500 पॉइंट का अगला लेवल होगा। लेकिन अभी के लिए आप 34,900 का लेवल ध्यान में रखिए। इसके नीचे दिन के दौरान फिसलते हैं, आप डे ट्रेडर हैं, वहीं पर स्टॉप लॉस रखिए। पिछले 2 हफ्तों में हमने 34,900 ऑलमोस्ट तोड़ा नहीं है। एक आध बार कहीं गए हो तो अलग बात है। और क्लोजिंग बेसिस पर तो हम 35,075 के नीचे भी नहीं गए। कल भी हम 35,085 पर ही बंद हुए। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आइए शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो 15,825 आखिरी स्टॉप लॉस आपका। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। इंट्राडे 35,550, क्लोजिंग 35,650। इस रनअप में बैंक निफ्टी में हमें जो सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली वो 35,650 की मिली है। अब अगर बैंक निफ्टी 35,650 के ऊपर फिर से बंद होता है, आज तो होगा नहीं, लगता नहीं, कभी होता है, तो आपको अपनी शॉर्ट से निकल जाना है। ये आपके लिए लेवल्स हो गए डीप स्टॉप लॉस के लिए आपसे। जी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सारे लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। नई पोजीशंस पर क्या सलाह है सर? नई पोजीशन में दीप देखिए, निफ्टी खरीदिए 15,575, वही कल वाला स्टॉप लॉस है, वही कल वाले टारगेट है। कुछ भी नहीं बदला है लाइफ में, खाली एक टारगेट और बीच में घुसा दिया मैंने। वो घुसाया है 15,775 का। 15,800, 825, 875, 900, ये सारे टारगेट्स के लिए करनी है आपको खरीदारी निफ्टी में। बेचना चाहते हैं जरूर बेचिए, 15,825 का स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए। दोनों तरफ है आपके लिए। आपको बेचना है तो 15,825 का स्टॉप लॉस है, 15,700, 675, 625, 600 और 575 तक के टारगेट है। तो बेसिकली 15,575 से आपको इस ऊपर की रेंज को ट्रेड करना है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं बेचना चाहते हैं वो 15,825 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बेच सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने अलग अलग रेंज दी है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग है और बाकी के लिए अलग। तो पहले तो जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए बैंक निफ्टी खरीदने के लिए सबसे बढ़िया लेवल है
मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, ना आए तो अच्छा ही है एक तरह से, लेकिन अगर आए तो इस रेंज को छोड़ना मत, और वो है 34,525 से 34,700 की रेंज। इस रेंज में आएगा तो आपको बैंक निफ्टी जरूर खरीदना है। स्टॉप लॉस 34,400 का होगा, टारगेट बनेगा आपका 34,900, 975, 35,075, 35,150 और 35,300। ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए आप बैंक निफ्टी में इस रेंज में खरीदारी कीजिए। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आने की चांसेस कम हैं, तो फिर क्या, तो फिर जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो क्लियर कट कली की तरह स्टॉप लॉस रखिए 34,900 का। 34,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाने पर 25 पॉइंट और नीचे मैंने सेफ्टी के हिसाब से दिया है 34,875 स्टॉप लॉस। बुकिश 34,900 का निकल कर आता है। बैंक निफ्टी है ना, तो 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे होने में उसको टाइम नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा सेफ रहने के हिसाब से 34,875 का रख लीजिए। ये सारे स्पॉट लेवल हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं सुबह की कमेंट्री में सारे जो लेवल्स देता हूँ वो स्पॉट लेवल देता हूँ, फ्यूचर्स के नहीं होते ये लेवल्स, तो ये स्पॉट लेवल्स हैं। खरीदारी की आपको 35,875 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 34,875 माफ़ कीजिएगा, ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 35,275, 35,350, 425, 525 और 650, ये हैं टारगेट जिसके लिए आपको करनी है ऊपर में खरीदारी बैंक निफ्टी में। अब आइए शॉर्ट साइड पर, बेचने के लिए सबसे बढ़िया परफेक्ट जगह जो है वो है 35,375 से 35,525, इस रेंज में बेचिए। इस बार मैंने रेंज छोटी दी है, नीचे की दी है, ज़्यादा दूर की दी नहीं है। यहाँ आप एक चांस ले सकते हैं बेचने का। स्टॉप लॉस होगा आपका 35,650 का, टारगेट नीचे का बनेगा 35,300, 175, 35,075, 34,975 और 34,900 तक के टारगेट के लिए इस रेंज में आप कर सकते हैं बिक वाली। तो ये एक मौका बिक वाली का, अगर आप गैप से आज ऊपर मिले तो इस रेंज में बेचने का ज़रूर सोचिए। दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के, हमें रेंज मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर हमें बेच नहीं है तो आप बेच तो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का आ रहा है आपका, और वो है 35,450 का। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए 34,950, 34,700, 34,600, 34,525 और 34,425, ये सारे टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में कर सकते हैं आप बिक वाली, लेकिन स्टॉप लॉस दूर का है। अगर आपकी रिस्क इतनी है स्टॉप लॉस लगाने की तो शॉर्ट करें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। जी दीप। क्लियर है सर, तो ढेरों लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र, और दोनों तरफ के आपको मौके भी मिलने वाले हैं ट्रेड के लिए। बैन लिस्ट की भी बात करें, नैल्को जुड़ गया है बैन में, जैसा कल हम आपको बता रहे थे मार्केट क्लोजिंग के समय। पीएनबी, सन टीवी, सेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग बने हुए हैं, तो अब 5 स्टॉक्स आज बैन लिस्ट में रहेंगे। फंड्स का डेटा भी समझाएं सर। एफआईआईज एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली का ट्रेंड दिख रहा है, कल तो कैश में अच्छी खरीदारी का नंबर आया है सर। पता नहीं कुछ ब्लॉक डील्स थी या नहीं थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स के लिहाज से देखें तो 1,400 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा अच्छा है। सामने इंडेक्स फ्यूचर्स भी कोई खास बेचे नहीं, 67 करोड़ कमी है। स्टॉक्स भी सामने जो फ्यूचर कैश खरीदा उसके सामने फ्यूचर सिर्फ 525 करोड़ के बेचे हैं। तो एफआईआईज के आंकड़े अच्छे हैं, बड़े दिनों बाद थोड़े ढंग के आंकड़े देखने को मिले, लेकिन सामने घरेलू फंड ने भी दबाकर बेचा है। 1,627 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा उनका बड़ा है। तो ये आंकड़े, ऑप्शंस के आंकड़ों में कोई खास रुझान है नहीं, तो एफआईआईज के आंकड़े इसीलिए पॉजिटिव साइड पर और घरेलू फंड्स के नेगेटिव साइड पर बेसिकली। लेकिन दीप, एक दिन के आंकड़ों से आजकल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रोज़ अपना मूड बदलते हैं, रोज़ मतलब कोई वो बहुत कन्विक्शन के साथ खरीदारी या बिकवाली है नहीं। इसे आप एक तरह से चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर आया कोई स्टॉक तो बेच दिया, थोड़ा नीचे आया अपना पसंद का स्टॉक है तो ले लिया, वैसा वाला मामला ज़्यादा दिख रहा है। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। 15,700 मेक और ब्रेक लेवल है, तो आपको 15,675, 15,700 के नीचे से ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, 15,700 के पुट पर हैं 35 लाख शेयर और कॉल्स में है 28 लाख शेयर, तो 15,675, 15,700 की रेंज में आते ही आपको खरीदारी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखेगी, तो वो आपके लिए सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगा। ऊपर में 15,775, 15,825 की रेंज जहां रुकावट होगी, और उसकी वजह यह है कि 15,800 के कॉल ऑप्शन में 39 लाख शेयर हैं जहां पर आपको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वायदा कारोबार के लिहाज से देखेंगे तो डीप रेंज बहुत साफ है, 15,700, 15,800, 25 पॉइंट दोनों तरफ और थोड़ा ऐड कर लीजिए, 15,675, 15,825। और मुझे लगता है अभी तक के डेटा जिस तरह से बने हैं और जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल है, उसको देख के लगता है आज इसी रेंज में 15,675, 15,825 की रेंज में हम पूरा दिन बिता देंगे। इसके बाहर निकलने की संभावना कम है, बहुत कम है अभी तक के डेटा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में सुस्ती है, हमारे यहाँ सुस्ती है, डेटा मिक्स है, तो लगता है हम इस छोटी रेंज में आज सुस्ती के साथ कारोबार करके ख़त्म कर देंगे। ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी
अभी भी 35,500 के पुट और कॉल में दोनों में ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बना हुआ है, जबकि आप 35,500 से काफ़ी नीचे बंद हुए। तो तेज़ी करने वाले लोगों ने अभी तक उम्मीद छोड़ी नहीं है कि 35,500 वापस नहीं आएगा। ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कल तक के लिए। कल वीकली एक्सपायरी है। 35,500 के पुट पर 12 लाख शेयर हैं और 35,000 का लेवल 35,100 तक ऑलरेडी 35-36 लाख शेयर ऐसे हैं जो कॉल राइटर्स जो पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचे हैं, तेज़ी की पोजीशन बनाई, वो रिस्क पर हैं। तो अब उनके लिए ये ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी 34,900 35,000 का जो सपोर्ट रेंज है उसे तोड़े ना। उसको तोड़ने के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट होना हो, तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली का खतरा बढ़ जाएगा। ये आपके लिए डेटा दिखा रहे हैं। ऊपर 35,500 के पार निकल के टिकना मुश्किल होगा, तो ऊपर की रेंज आपके लिए 35,500 पे 23 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। तो दबाकर कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अपसाइड लिमिटेड है, अहम सपोर्ट के नज़दीक है, टूटा तो डाउनसाइड रिस्क बड़ी खुलती हुई दिख सकती है। ये बैंक निफ्टी के डेटा बता रहे हैं। दीप, क्लियर है सर। तो पूरा डेटा विश्लेषण आपके लिए और बैंक निफ्टी की जो कंजेशन जोन है, अपसाइड और सपोर्ट्स दोनों आपके सामने हैं। देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा और स्टॉक्स पर भी हमारा फोकस है। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। आज ब्रोकरेजेस किधर फोकस कर रही हैं ये भी आपको बता देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी पूरी टीम, कुशल, मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीजन जो है अभी भी जारी है और कैश स्पेस से काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें बजाज हेल्थ केयर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प, मुंजाल ऑटो, साथ ही स्टार सीमेंट, टीम लीज जो है, इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। हुतामाकी इंडिया और रैलिस इंडिया 3 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की आज एक्स डेट है। साथ ही प्राइस बैंड रिविजन भी होते हुए दिखे हैं कुछ स्टॉक्स में। 10% से 5% अदानी टोटल गैस और बोरोसिल रिन्यूएबल्स में हुए हैं और 20% से 10% अदानी पावर, NACL इंडस्ट्रीज और NIT लिमिटेड में होते हुए दिखे हैं। पोस्ट मार्केट नंबर्स में पेट्रोनेट LNG स्टैंडर्ड आधार पर जो तिमाही नतीजे हैं वो कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। हमारा अनुमान जो था आय में देखिए 8,770 करोड़ का था, उसके मुकाबले करीब 7600 करोड़ रुपए की आय कंपनी की आई है और मुनाफा भी 800 करोड़ के अनुमान के मुकाबले केवल 623 करोड़ का आता हुआ दिखा है। हालांकि बोर्ड ने करीब 3.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर्स यहाँ पर अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट आय जो है 4,217 करोड़ से बढ़कर 9760 करोड़ पर आई है और अगर आप ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम मैक्स लाइफ का देखें तो यहाँ पर करीब 21% की बढ़त होकर 7106 करोड़ पर ये नंबर आया है और जो कंपनी की VNB है वो भी 44% की बढ़त इसमें भी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स तो अच्छे साइड पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो रहे नतीजों के रिएक्शन जहाँ तक वायदा कारोबार की कंपनीज और कुछ ट्रिगर्स का सवाल है, पर ढेरों कैश स्टॉक्स के भी नतीजे आए हैं। आइए मानसी से जानते हैं वो। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। हमारी खास पेशकश नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में जो भी शेयर्स हमने बताए दमदार एक्शन उनके नतीजों में देखने को मिल रहा है। इऑन एक्सचेंज से शुरू करूंगी। शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। कंपनी की आय जो है 27% बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 40 करोड़ से 86 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन जो है 11% से 19% पर और मुनाफे के फ्रंट पर 141% का जंप लगाता हुआ दिखा। 29 करोड़ से 70 करोड़। 10 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। तो इऑन एक्सचेंज शानदार नतीजे। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, इसे भी नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे के स्टॉक के तौर पर हमने बताया था। अनुमान से भी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। सेल्स जो है कंपनी की 19% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 15% बढ़ा है। मार्जिन 15.6% पर इंटैक्ट रहे हैं और मुनाफा जो है ये 25% बढ़ता हुआ दिखा है। 4 रुपए प्रति शेयर के यहाँ पर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अगेन नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे कैटेगरी का शेयर। शानदार नतीजे। कंपनी की आय 31% बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 50 से 51% बढ़ा है। मार्जिन 13% से 15% पर जाते दिखे और मुनाफा जो है यहाँ पर हमने देखा है गिरावट हाथ लगी है, लेकिन एडजस्टेड पैट की अगर बात करें 120 करोड़ से 180 करोड़ पर यह मुनाफा भी जाता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने करीब
0.6 यानी कि 60 पैसे प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। टैलब्रॉस अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। कंपनी की बिक्री 71% बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 144% बढ़ा है। मार्जिन 9.7% से 13.9% और मुनाफा जो है 27 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी की बिक्री जो है 14% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 10% बढ़ा है। मार्जिन 25% से 24% और मुनाफा जो है 1351 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला। एक्सेप्शनल गेन है कंपनी के 1470 करोड़ के। और अंत में वंडरला हॉलीडेज मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। यहाँ पर कंपनी को करीब 5 करोड़ का घाटा देखने को मिला है। कंपनी की आय 21% टूटी है और कामकाजी मुनाफा भी 51% टूटता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स और नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में लगभग सभी स्टॉक्स के बारे में जो हमने आपको बताया था, दमदार नतीजे वहां से आते हुए दिख रहे हैं। पर ढेरों खबरें भी हैं आज जहां पर हमें रखनी है नजर। शुरुआत करते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आइनॉक्स लीजर, इस पर आपको नजर रखनी होगी जहां पे QIP खुलता हुआ दिखा है और कल शाम को बोर्ड ने QIP के लिए मंजूरी दे दी है। QIP की जो फ्लो प्राइस है वो 6% के डिस्काउंट पर यानी कि करीब ₹315.25 प्रति इक्विटी पर तय की गई है। साथ ही 11 जून को फाइनल साइज और प्राइस पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। वेल्सपन कॉर्प के लिए 2 अच्छी खबर आती हुई दिखी है। सबसे पहले कंपनी को 1725 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। अब उनकी जो कुल ऑर्डर बुक है वो 4800 करोड़ पर होती हुई दिखी है। एग्जीक्यूशन पर फोकस है। साथ ही JSW स्टील ने कंपनी में जो वेल्सपन कॉर्प का PCMD कारोबार है उसका अधिग्रहण कर लिया था। इसके चलते 225 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट किया था, लेकिन बचा हुआ जो 500 करोड़ का पेमेंट है वो अब उन्होंने वेल्सपन कॉर्प को किया है। इसके चलते वेल्सपन कॉर्प, इस पर आपको नजर रखनी होगी। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस, ये तीनों स्टॉक आज भी फोकस में रहेंगे क्योंकि निजी अस्पतालों के लिए अब वैक्सीन की जो कीमत है वो तय कर ली गई है। यानी कि कल तक हमने देखा था कि सिर्फ एडमिन चार्जेस जो थे 150 रुपीज़ पर ये कैप कर दिए गए थे, लेकिन अब फाइनल वैक्सीन की जो प्राइजेस हैं जो चार्ज कर सकते हैं हॉस्पिटल्स वो भी कैप कर दिए गए हैं, जहां पे कोविशील्ड की कीमत 780 रुपीज़ है। साथ ही जो कोवैक्सीन है उसकी कीमत 1410 रुपये है और स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 1145 रुपये प्रति वैक्सीन पर तय की गई है, जिसमें जो चार्जेस हैं सर्विस चार्जेस वो भी इंक्लूडेड होते हुए दिखेंगे। तो इस पर आपको नजर रखनी है। और टाटा पावर पर नजर कीजिए जहाँ पे CCI से 3 पावर डिस्कॉम कंपनियों में हिस्सा खरीदने के लिए अब बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ओडिशा की सेस्को, वेस्को और साउथ कंपनी में 51% हिस्सा खरीदने के लिए अधिग्रहण करने के लिए अब मंजूरी मिल चुकी है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं और कई सारे ट्रेडर फेवरेट्स भी हैं इसमें जहां पर आपको रखनी है नजर, स्पेशली टाटा पावर जो कल जबरदस्त मोमेंटम में भी था। पर वापस चलते हैं कुशल के पास कुछ और खबरों के बारे में जानने के लिए। कुशल बताएं। बंधन बैंक, यहाँ पर आरबीआई ने मिस्टर चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ पद पर रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने जो है 5 साल की मंजूरी मांगी थी। ग्लेनमार्क फार्मा भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के प्रस्ताव को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इनके जो पार्टली पेड शेयर्स हैं इनकी कल लिस्टिंग होने वाली है और जो पहली किस्त के पेमेंट के बाद दोबारा जो है ये लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 46 एनपीए अकाउंट्स बेचकर करीब 500 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की योजना है बैंक की। कुछ बल्क डील्स भी हैं मेरे पास, जिसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव, जहां क्वांट म्यूचुअल फंड ने करीब 6 लाख शेयरों की खरीदारी की है 159.14 पर शेयर के प्राइस पर, और सोसाइटी जनरल ने एनआईटी लिमिटेड में करीब 8.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 279.29 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो कुछ बल डील्स आपके लिए और साथ ही खबरें भी, बट कुछ और बल डील्स और साथ ही प्रमोटर एक्शन मानसी के पास भी है। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर शुरुआत करेंगे एस्ट्रा माइक्रोवेव से। क्वांट म्यूचुअल फंड ने करीब 6 लाख शेयर्स 159 रुपीस के दाम पर खरीदे हैं। इसके अलावा एनआईटी लिमिटेड, सोसाइटी जनरल ने करीब
9 लाख शेयर्स 280 रुपए के दाम पर खरीदे हैं। ओरिएंट सीमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 41,000 शेयर्स 4 जून को बेचे हैं। डेन नेटवर्क्स, आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 25 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 57 रुपए और 80 पैसे के दाम पर। इनसाइडर ट्रेड्स, एशियन ग्रेनिटो इंडिया पर प्रमोटर ने यहां पर 10,60,000 शेयर्स जो है 3 से 7 जून के बीच बेचे हैं। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स में प्रमोटर ने करीब 16,000 शेयर्स 3 जून को खरीदे हैं। और अंत में अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स में प्रमोटर ने करीब 19,100 शेयर्स 7 जून को बेचे हैं। ओके, तो ढेरों बल्क डील्स, प्रमोटर एक्शन और खबरों वाले शेयर्स आपके लिए। इसमें जोड़ लेते हैं ब्रोकरेजेस का व्यू भी। आइए देखते हैं क्या कहना है फॉरेन ब्रोकरेजेस का एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखिए अच्छी रिपोर्ट्स आती हुई दिखे। सीले से खरीदारी के रहते लक्ष्य बढ़ाया उन्होंने 1225 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 1350 कर दिया। 1010 जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज भी बुलिश है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि खरीदारी के तो दे रहे, लेकिन लक्ष्य दिया केवल 1040 रुपए का, और जैसा कि मैंने बताया कि 1010 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। लेकिन सीएलएसए की जो कमेंट्री है वो काफी बढ़िया नजर आ रही है। कह रहे हैं कि वीएनबी और एपी दोनों ग्रोथ अगर आप देखें तो काफी बढ़िया बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर भी नजर रखिएगा। नतीजों का इम्पैक्ट है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है और जो खरीदारी की राय दी है इन्होंने, लेकिन लक्ष्य उन्होंने 320 से माफ कीजिएगा 335 से घटाकर 320 रुपए कर दिया। और ईपीएस के अनुमान में करीब 6 से 6.5% की कटौती की है। ये कह रहे हैं कि सालाना आधार पर अगर आप देखें तो फ्लैट वॉल्यूम जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया, हालांकि 3% ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे, और जो कामकाजी मुनाफा है ये भी इनके अनुमान से कम है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1225 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1019 की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान लें कि अगले 45 दिन में शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ही म्यूटेड देखने को मिला था। लेकिन अब यानी साल के दूसरे भाग से अगर आप देखें तो जो कलेक्शन एफिशिएंसी इसमें सुधार देखने को मिलेगा। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो बैलेंस शीट भी मजबूत है, जिसके चलते स्टॉक पर ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। पीएसयू बैंक पर नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की बढ़िया रिपोर्ट है। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। इक्वल वेट से बढ़ाकर अब जो है रेटिंग इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दिया है, और जो लक्ष्य है वो 100 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया है। और मान लें कि जो क्रेडिट कॉस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 100 से लक्ष्य बढ़ाकर 110। इस स्टॉक पर भी रखिएगा नज़र। इंटरेस्टिंग स्टॉक ये है, सरकारी बैंकों में आज एक्शन में दिख सकता है। एक्शन में दिखेंगे और ढेर सारे स्टॉक जो बताने के लिए तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है आज, और कैश मार्केट का शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जिसको खरीदना है। यहाँ पर अनिल जी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ कल हमने देखा, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई, तो यहाँ पर खरीद करके चले। मुझे लगता है स्टॉक वापस से 415 420 के लेवल्स तक जाएगा। यहाँ पर बाय करना है तो 360 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 390 रुपए का, दूसरा टारगेट 400 रुपए का। ओके, 390 400 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में खरीदारी करने की। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का पिक ऑफ द डे के तौर पे HDFC लाइफ को खरीदना चाहिए। 689 कल का क्लोजिंग है, 689 687 के आसपास HDFC लाइफ में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 680 का है, तो 680 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें इमीडिएट पहला टारगेट रहेगा 700 का और दूसरा टारगेट रहेगा 710 का। 700 से 710 के टारगेट पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, HDFC लाइफ में करें खरीदारी। ये है राय आपकी सुमित जी की आपके लिए। और बंसल जी आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा इरादा भी खरीदारी का है और मैं जाऊंगा अनिल जी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ
पहले जब रिलायंस चला था तो हमने रिलायंस रिकमेंड किया था, अब लग रहा है कि लीवर भी इंडेक्स को सपोर्ट देगा, अभी तक चला नहीं है, तो लीवर पर खरीदारी की राय है। 2340 2340 का स्टॉप लॉस है, 2395 2395 पहला टारगेट, 2415 2415 दूसरा टारगेट, और हिंदुस्तान यूनिलीवर है पिक ऑफ द डे। ये तो निफ्टी के दो स्टॉक HDFC लाइफ HUL दोनों सपोर्ट के लिए आएंगे आगे और यहाँ से होगी खरीदारी, तो सपोर्ट मिलेगा इंडेक्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुभम जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। कोइंसिडेंटली मेरा भी जो आज पिक ऑफ द डे है वो HUL पे खरीदारी की राय है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। और जैसा कि अभी राकेश जी ने भी कहा कि वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टॉक चला नहीं है, लेकिन अगर हम डेटा वाइज देखें तो बिल्कुल सपोर्ट पे प्लेस्ड है स्टॉक। और डेरिवेटिव डेटा में पिछले 1-2 दिनों से, ज़्यादा समय से नहीं, 1-2 दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव डेटा बनना शुरू हो चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब रिवर्सल होता हुआ दिखेगा। और अगर हम पिछले एक्सपायरी में देखें तो जितने शॉर्ट्स हुए थे वो पिछले एक्सपायरी में कवर होते हुए दिखे, और ये जो नया एक्सपायरी जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पे पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स है। तो मुझे लगता है कि HUL में एक अच्छा रैली आता हुआ दिखना चाहिए। 2380 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 31 रुपये पे क्लोज हुआ था, इस कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 42 रुपये का टारगेट होगा, 25 रुपये पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो मेरा भी HUL पे आज पिक ऑफ द डे पे HUL पे खरीदारी की राय। ओके, तो कन्विक्शन कॉल है HUL, ऑप्शंस के जरिए भी आपको ट्रेड अवेलेबल है यहाँ पर, और बंसल जी ने भी आपको राय दी है खरीदारी के लिए, तो डेफिनेटली इस स्टॉक पर तो रखनी है आपको नज़र। ये कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नज़र और एक्शन आज के ट्रेड में बनते हुए दिख सकता है, वहीं पर फोकस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ नतीजों के रिएक्शंस की। शुभम जी, मैक्स फाइनेंशियल पर अपनी राय दें। नतीजे तो इनके अच्छे आते हुए दिखे, थोड़ी मैनेजमेंट कमेंट्री भी है जहां पर रखनी है नज़र। चार्ट्स क्या कहती हैं मैक्स फाइनेंशियल की? दीपांशु जी, मैक्स फाइनेंशियल सर्टनली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और हमने जो अभी कुछ समय पहले देखा कि ऑलमोस्ट 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद जाकर के 960 के आसपास का जो ब्रेकआउट रेंज था उसको पार करने में स्टॉक सक्षम रहा है, और पिछले 2 दिनों से एक अच्छा रैली भी यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पर इसको लें, और अगर हम इसको 2 से 3 हफ्ते का एटलीस्ट समय दें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1120 से 1125 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, पोजिशनली इसको खरीदें, और एक स्टॉप लॉस हम इस ट्रेड के लिए मेंटेन कर सकते हैं 980 पे। तो मैक्स फाइनेंशियल पे 1125 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ओके, तो 1125 तक के टारगेट्स के लिए मैक्स फाइनेंशियल पर रखनी है नज़र। आज नतीजों पर इसका रिएक्शन आते हुए दिखेगा। पेट्रोनेट, बंसल जी इस पर भी राय दें, क्योंकि नतीजों का रिएक्शन यहाँ पर भी आएगा और अच्छे ही नतीजे रहे हैं। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को ऑलरेडी मिला हुआ है 247 के ऊपर, और कल के सत्र में ऊपर से जाके नीचे आया था, तो एक नीट क्लीन क्लियर स्टॉप लॉस है, 247 का ही स्टॉप लॉस है। इसके नीचे निकलता है तो दिक्कत है। एल्स स्टॉक जिनके पास है 247 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, और टेक्निकली ऊपर में 255 257 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, 257 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स पेट्रोनेट पर रखे नजर। मोमेंटम में रहा है, कल थोड़ा कंसोलिडेट हुआ नतीजों से पहले, बट नतीजे आए हैं अच्छे नतीजों की बात करें तो हमारा सेगमेंट नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए पिछले 2 दिनों में हाईलाइट किए हैं, और सबके दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। सुमित जी, आयन एक्सचेंज से शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया नतीजे आए, हमारे अनुमान से भी काफी बेहतर, और 10 रुपए का इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। चार्ट्स क्या कहती हैं आयन एक्सचेंज? दीपांशु, कल भी बात हुआ था कि आयन एक्सचेंज के अंदर एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, और स्टॉक के अंदर बाय पोजीशन होल्ड करके चलनी चाहिए। यहाँ से इमीडिएटली 1700 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 1800 तक के लेवल आयन एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कल 1740-50 तक के लेवल देखने को भी मिले थे, फिर क्लोजिंग में थोड़ा सा नीचे आ गया, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रख के काम करे। 1800 का इमीडिएट टारगेट है, और वो लेवल अगर ब्रेक हुए तो 2000 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो आयन एक्सचेंज पोजीशन होल्ड करके चलिए, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। कुणाल जी, इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पर भी नतीजे अच्छे रहे, पर एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मुनाफे पर थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिखा। कुछ फ्यूचर डिफॉल्ट की वजह से कंपनी ने एक प्रोविजन किया है। क्या राय देंगे इंजीनियर्स इंडिया के चार्ट पर सर?
देखिए लॉन्ग टर्म में तो चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर देखिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ 90 रुपए के आसपास, और कल भी हमने देखा कि 90 के लेवल को स्टॉक पार नहीं कर पाया, 19 स्तरों से थोड़ी गिरावट आते हुए दिखी। तो 90 मुझे लगता है कि मामूली से शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ज़रूर साबित हो सकती है, और एक बार के लिए स्टॉक वापस से नीचे फिसल सकता है, जिसमें मुझे लगता है कि 82.5 तक स्टॉक नीचे आ सकता है। तो 90 पार होने पर ही अब नई खरीदारी करें, और जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म का अगर इरादा है रखने का तो बिल्कुल बने रहने की राय है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इरादा है रखने का तो बने रहने की राय है। EIL हमने भी आपके लिए हाईलाइट किया था, SIP स्टॉक में अच्छी तेजी आई है काउंटर में, और आगे भी मोमेंटम बना रहेगा। नतीजे भी अच्छे हैं, बट एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मुनाफे पर आपने इम्पैक्ट देखा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बंसल जी इसके बारे में भी राय दें, क्योंकि बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे यहां पर भी। किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है गैलेक्सी का? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, और टेक्निकली एक नियर बाई सपोर्ट भी है 3044, 3044 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक होल्ड है और बाय भी है, और यहाँ शॉर्ट टर्म टारगेट्स बैठते हैं 3177 के। ओके, 3177 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए रखे नजर। किरण जी ने भी कई बार रेकमेंड किया है आपके लिए, और साथ ही सिडानी साहब की भी रिकमेंडेशन है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इस पर रखनी है नजर। शुभम जी, एक स्टॉक आपके लिए भी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इस पर अपनी राय दें सर। ये भी आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है, और अच्छे नतीजे इस कंपनी की तरफ से भी आए हैं। दीपांशु जी, प्रेस्टीज एस्टेट में अगर हम देखें तो 2-3 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, फिर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था अहेड ऑफ द रिजल्ट, और अब मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद इसमें फिर से एक हमें अपमूव आता हुआ दिखना चाहिए। तो 320 तक के टारगेट के लिए इस पर खरीदारी की राय होगी, और बिकॉज थोड़ा स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए एक सेफ स्टॉप लॉस 275 के आसपास होगा। तो 275 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट, खरीदारी की राय। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं, और क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा, या फिर जो पिछले 2 महीने का लॉकडाउन हुआ है उससे नियर टर्म में कुछ परेशानी आ सकती है? इरफान रजाक साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कंपनी के CMD। 10:35 पर न्यूज़ पर व्यूज़ में इनसे करेंगे चर्चा, और आगे का आउटलुक भी जानेंगे रजाक साहब के साथ। वंडरला हॉलीडेज ये भी अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा, और कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, मुनाफे से बल्कि घाटे में आई है कंपनी। हालांकि पिछले साल बेस ईयर में हमने एक एक्सेप्शनल गेन भी देखा था, तो अगर आप उसको एडजस्ट कर लें तो फिर भी घाटा थोड़ा बढ़कर ही आया है कंपनी का। वंडरला हॉलीडेज, सुमित जी इस पर राय दें अपनी। वंडरला हॉलीडेज में मेरे को लगता है कि बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। वंडरला हॉलीडेज में लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 7-8 दिनों में स्टॉक की जो रेंज बनी है 215, 218 ऊपर में रेजिस्टेंस पे काम रेजिस्टेंस दिखा है, और नीचे में जो सपोर्ट दिखा है चार्ट के ऊपर वो 200-201 रुपए के आसपास का दिखा है। तो इधर साइड ब्रेकआउट इसके अंदर मूव आएगा। अगर सपोर्ट लेवल टूटते हैं 200-201 रुपए के, तो स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी, और फिर 190 से लेकर 180 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश तेजी स्टॉक के अंदर ऊपर में 215, 218 के बाद ही देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा एक बार अवॉइड करें, ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही इसके अंदर बाय बनेगा। ओके, तो वंडरला हॉलीडेज पर आप रखें नज़र, एक्शन में आपको आते हुए दिख सकता है ये काउंटर। आइए एक्शन में कुछ और काउंटर्स भी आएंगे। टैलब्रॉस ऑटो, वागले साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बंसल जी, आप जरा टैलब्रॉस ऑटो पर अपनी राय दें। यहाँ पर भी अच्छे नतीजे आए थे, 71% आय में बढ़त देखी है, और मुनाफे में तो कई गुने का उछाल हमने आते हुए देखा है। 20 लाख के मुनाफे के सामने 27 करोड़ का मुनाफा आया है। टैलब्रॉस पर क्या राय है सर? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 247 के ऊपर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 247 का है, छोटा स्टॉप लॉस 255 का है। एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखा हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ रनअप नहीं आया है, तो रनअप के चांसेस हैं, और पहला टारगेट बैठता है 278, 279 का, छोटा स्टॉप लॉस 255 का, और बड़ा स्टॉप लॉस 247 का।
ओके, तो ये है आपके लिए टैलब्रोस ऑटो पर राय। देखते हैं कुछ बड़ी मूव्स आ सकती हैं या नहीं इस काउंटर के लिए। आइनॉक्स लीजर, इन्होंने भी कल शाम अपनी QIP लॉन्च करी, तो वहां पर आज आप रिएक्शन आते हुए देखेंगे। QIP लगभग 7% के डिस्काउंट पर है। कुणाल जी, आइनॉक्स लीजर पर कोई राय सर, और QIP के जरिए अगर कमजोरी आती है तो क्या व्यू बनता है चार्ट पर? देखिए, कुल मिलाकर देखें दीपांशु तो स्टॉक काफ़ी अरसे से एक रेंज में चल रहा है। नीचे के लेवल से हमने एक शार्प रिकवरी देखी, स्टॉक वापस से रेंज के अपर एंड के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और यहां से मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आना स्वाभाविक है, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर यह है कि एक रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिन्होंने नीचे के लेवल्स पर खरीदा है, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, स्टॉक से दूर हो जाए, नीचे के लेवल्स पर दोबारा से खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो मुझे करेक्शन की यहाँ पर उम्मीद दिखाई देती है, और करेक्शन में हो सकता है स्टॉक वापस से 305 310 के लेवल्स दिखाए, तो यहां से 20-25 रुपए की गिरावट की संभावना दिखती है। बिल्कुल, और आइनॉक्स लीजर, PVR, साथ ही रेस्टोरेंट स्टॉक्स अभी आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि गुजरात सरकार की तरफ से इस स्पेस को थोड़ी राहत आती हुई दिखी है। कुछ टैक्स में छूट दी गई हैं कुछ समय के लिए, ताकि ये सेक्टर लॉकडाउन के बाद अपनी रिकवरी दिखा सके। शुभम जी, आपका एक फेवरेट स्टॉक बाटा, इसके आने वाले हैं आज नतीजे। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर नतीजों से पहले? दीपांशु जी, ओवरऑल अगर हम कंजम्पशन थीम में देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बाटा रिसेंटली ऑलमोस्ट 1350 के लेवल से 1580 तक के लेवल पे एक वन वे रैली देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए, बिकॉज अब जो इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 1550 के लेवल पे है। तो रिजल्ट का दिन है, तो वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रिक्टली 1550 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक बाई ट्रेड इनिशिएट करें, और अगर रिजल्ट बेहतरीन आते हैं तो मुझे लगता है कि 1660 तक के भी यहाँ पे लक्ष्य 2 से 3 दिन में ही हो सकता है कि आते हुए दिख जाए। तो खरीदारी की राय है 1550 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है, पर ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ गया है, तो देखते हैं नतीजों पर स्टॉक पर कैसा रिएक्शन आएगा। अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो अपनी पिक ऑफ द डे बताएं। दीपांशु, पिक ऑफ द डे एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। हमको लग रहा है कि मानसून अच्छे होने से एग्री थीम में काफ़ी अच्छी तरह से आपको पोजीशन लेनी चाहिए, और हमारा जो पसंदीदा शेयर है वो शारदा क्रॉपकेम रहेगा। हमको लग रहा है कि कंपनी ने हाल ही में FY21 के लिए बहुत अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं। हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और यहाँ से करीबन 450 450 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा शारदा क्रॉपकेम। करंट प्राइस पे टारगेट प्राइस 425 450 इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। 425 450 के टारगेट के लिए शारदा क्रॉपकेम में करें खरीदारी, ये है राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है।